नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अरशद अवान प्रोग्राम फ़न और फ़नकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ जो फ़नकार हैं वो हमारे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया के, साउथ एशिया के बहुत ही फेवरेट जाने माने जनाब मेहदी हसन मरहूम के साहबजादे कामरान मेहदी हसन साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ नाज़रीन जनाब फ़रत शहजाद साहब जो कि बहुत ही मशहूर और फेवरेट पोइट हमारे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की जान हमारे साथ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी तवज्जो से मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में सलामत करता चलूं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों साहिबान? ये अल्लाह का करम है, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों की दुआएं हैं। अच्छी बात है नाज़रीन। फ़रत शहजाद साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे जिनके नगमात हम पैदा हुए और सारी ज़िंदगी सुनते रहे, मेहदी हसन साहब उनके साहबजादे कामरान साहब को लेके आए हैं। और आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कुछ आपके वालिद साहब के बारे में, कुछ आपके बारे में। एल्बम आपने रेडी किए हैं? वैसे तो मेरे 8 एल्बम रिलीज हो चुके हैं, ये 8वां है, अल्लाह का शुक्र है। और ये अभी हिंदुस्तान में सारेगामा ने इसको रिलीज़ किया है जनवरी में जी। तो उसी हवाले से अब इंशाल्लाह हम आगे इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और जनाब फ़रत शहजाद साहब की शायरी मेरा तो सबसे बड़ा प्राइड यही है कि मेरी जो पहली किसी शायर की एक मुकम्मल एल्बम मेहदी हसन साहब ने गाई जी। मेरे हिस्से में प्राइड आया कि वो भी मेरी थी बैक इन 82-83। अच्छा। और अब रब करीम ने ये भी एक ख़ास मुझ पर इनायत की कि मेहदी हसन साहब के साहबजादे जिस ओरिजिनल नंबर से जिसमें मेहदी हसन साहब ने किसी आर्टिस्ट को पहली दफ़ा प्रेजेंट किया, वो भी इत्तेफाक से सारी गज़लें मेरी ही लिखी हुई हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक जनरेशन के साथ काम करने के बाद अब मैं दूसरी जनरेशन के साथ भी काम कर रहा हूँ। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और हमारे पास जनाब मेहदी हसन साहब की वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें उन्होंने कामरान भाई के लिए जी क्या कहा कि ये मेरे बेटे ही नहीं मेरे शागिर्द भी हैं। आप तमाम दोस्तों ने अब तक जितनी मोहब्बतें मुझे दी हैं, मैं उनके लिए आपका बेहद मशकूर हूँ। और अब आपकी इन्हीं मोहब्बतों के हवाले मैं अपना बेटा कामरान हसन कर रहा हूँ। कामरान हसन मेरा बेटा ही नहीं, मेरा शागिर्द भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी गायकी पसंद आएगी और आप इसे भी मेरी तरह अपने दिलों में जगह देंगे। शुक्रिया। ये बहुत बड़ा प्राइड है। अक्सर मतलब है कि औलाद के लिए हर बाप को एफर्ट करता है, अच्छी बातें करता है, लेकिन औलाद को अपना शागिर्द कहना और उसको रिकॉर्ड भी करवाना ये डबल जिम्मेदारी हो जाती है। आप औलाद को फिर भी बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों में निगलेक्ट कर देते हैं या थोड़ा बाईपास कर देते हैं, लेकिन जब बात शागिर्दी की आती है तो उस्ताद की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस फन को जिसके हवाले से उनको शागिर्द कहा गया है उसको मुकम्मल तौर पर उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और फिर कामरान का ये तो हर औलाद का फर्ज है कि वो अपने बाप के नाम को, अपने बाप के काम को आगे बढ़ाए, लेकिन वो फिर दूसरी जिम्मेदारी हो जाती है कि ना सिर्फ वो उनके साहबजादे हैं बल्कि वो उनके शागिर्द भी। बिल्कुल। तो दोनों तरह से ये जिम्मेदारी जो है मैं कहूँगा कि ये इक्वली दोनों शोल्डर्स पर जी रख दी गई। तो उनका एक भी कांधा खाली नहीं है। बेशक बेशक। मुझे कहते हैं कि जो जिस फील्ड से वाबस्ता होता है वो उसको बहुत अच्छी तरह समझ रहा होता है। ख़ास तौर पे एक फ़नकार जब दूसरे फ़नकार की तारीफ़ करे, मुझे लता जी का वो डायलॉग याद आ रहा है जो मेहदी हसन साहब की तारीफ़ में उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है उनके गले में भगवान बोलता है। जी जी, उन्होंने ये कोट जो उनका था जी कि श्री मेहदी हसन जी के गले में भगवान बोलते हैं, ये बहुत मशहूर हुआ। जी और खैर मेरे वालिद साहब ऐसे लेजेंड थे जी। मैं दुनिया भर में जहाँ भी शोज़ करता हूँ उसमें ये बात लाजमी कहता हूँ कि मेहदी हसन
तो वो लेजेंड है जो 1000 साल में कोई एक पैदा होते हैं, बेशक, और वो भी खुदा ताला की ख़ास रहमत किसी खित्ते पे हो तब। बेशक। तो मेरे शोज़ में ख़ास तौर पे मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि लोग जब ये सोचते हैं कि जी मेहदी हसन के बेटे हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, और वो उस चीज़ को कंपेयर करना शुरू हो जाता है कि मेहदी हसन के बेटे हैं तो मेहदी हसन होंगे। तो उस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि मेहदी हसन तो वो लेजेंड है जो 1000 साल में कोई एक पैदा होते हैं। बेशक। तो विद हम्बल रिक्वेस्ट आई ऑलवेज आस्क कि भाई हमको कंपेयर ना करें, आप ये देखें कि मैं उनके काम को आगे कहाँ लेके जा रहा हूँ। बेशक। और क्योंकि वो अगर आप ये सोचेंगे कि मेहदी हसन ही होंगे तो वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो जो मेहदी हसन तो एक ही हैं। एक ही बस। इस हवाले से मैं अक्सर एक बात मेंशन किया करता हूँ दोस्तों में जी, कि एक आम सा दरख्त हो तो आपको उसका साया किसी भी धूप में नजर आ जाता है, चाहे धूप नरम हो, गर्म हो, ज्यादा हो, कम हो, और आम दरख्त का साया आपको नजर आ जाता है। लेकिन अगर एक बड़ा छतनावर सा दरख्त हो, बहुत घना सा दरख्त, और उसके नीचे एक बड़ा तनावर सा दरख्त और लगा हुआ हो, तो हरचंद के वो दरख्त जो उस बड़े से दरख्त के बराबर लगा हुआ है, बड़ा तनावर है, कदावर है और बड़ा मजबूत है, लेकिन चूंकि वो एक इतने बड़े और इतने छतनावर दरख्त के नीचे लगा हुआ है, आप लाख कोशिश कीजिए आपको उसका साया नजर नहीं आता। सही बात। तो ये दुश्वारी हर बड़े आर्टिस्ट की बाद आने वाली नस्ल के साथ होती है कि पहले उस आर्टिस्ट को, उस दरख्त को, उस छतनावर दरख्त के साए से निकलना पड़ता है। हाँ जी। और जब तक वो उस दरख्त के साए से अपने आप को अलहदा करके अपनी शनाख्त, अपना साया नहीं बनाता, तो उसकी पहचान बहुत दुश्वार हो जाती है, क्योंकि वो साए आपस में गड़बड़ हो जाते हैं। सही है। कामरान के हवाले से ये बात मैं बड़ी एतमाद से कह सकता हूँ कि कामरान ने जहां से अपना सफर शुरू किया था, इस सीढ़ी के आते आते आप महसूस करेंगे कि वो एक तनावर दरख्त का साया जो है वो उस छतनावर दरख्त के साए से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता जा रहा है और अपनी पहचान बनाता जा रहा है। जबरदस्त है, बहुत अच्छी बात है। वो वालिदैन की भी यही ख्वाहिश होती है कि बच्चे जब बड़े हों तो वो उनकी अपनी एक पहचान बने। जी जी। हमारे बड़े होने तक जो है कि हमें वो साया बहुत अच्छा लगता है, हम नहीं चाहते कि वो साया परे जाए, क्योंकि उसकी छांव जो है इतनी ठंडी, इतनी अच्छी होती है कि उस जिंदगी लगता है वही जिंदगी है। लेकिन बहरहाल ये कानूनी कुदरत है, फिर सभी दरख्तों के अपने अपने साए फिर होते हैं और जरूरी है। देखिए हर दौर में आप किसी भी फन को ले लीजिए, जरूरी नहीं कि वो गाने का हो, आप शायरी ले लीजिए, फनून लतीफ़ा में से कोई भी एक फन ले लीजिए आप, तो आप महसूस कीजिएगा कि जब तक जोश साहब का एक मुझे शेर याद आता है कि वो पूरे तौर पे मुझे नहीं याद, उसका जिस्ट ये बनता था कि जब तक ना खोओगे मुझे मेरे बच्चों, खुद को नहीं पाओगे। क्या बात। अपनी शनाख्त के लिए ये बहुत जरूरी है कि देखिए जो सफर मेहदी हसन साहब ने किया है, जिस तरह के कामरान ने कहा कि वो तो एक ऐसे लेजेंड थे कि जिनका मुकाबिल सानी अभी तक तो हमें नजर नहीं आया, और देखिए आइंदा कितने 100 कितने हजार बरस तक नहीं सामने आता। लेकिन अब उनकी एक मुस्लिम सबूत सिलसिला है कि साहब मेहदी हसन साहब ये थे और ये है। अब इस बात के तय हो जाने के बाद तय होना ये बाकी है कि कामरान मेहदी हसन के बेटे होने के बाद उनके शागिर्द की हैसियत से उस फन को कहाँ लेकर जाते हैं। जबरदस्त जी। तो ये जो सफर है जो कामरान ने शुरू किया, और मेरा ख्याल है कि ये सफर एक आम आर्टिस्ट से ज्यादा दुश्वार इसलिए, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि आपको पहले उस छतनावर दरख्त के साए से निकलना पड़ता है और फिर अपनी शनाख्त बनानी पड़ती है। मगर ना आम छोटा सा पौधा भी हो, उसका छोटा सा साया होता है, आपको दूर से नजर आता है, क्योंकि उस पर कोई बहुत बड़ा साया उसके साए को रोके नहीं होता। तो जो एफर्ट कामरान कर रहे हैं वो न सिर्फ बहुत ज्यादा है, इनको बहुत ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है, जो माशाल्लाह ये उस तरफ गामजन है, ताकि अपने आप को उस लेवल पे ला सकें कि जिस लेवल पे खान साहब ने एक उस्ताद होने की हैसियत से इनकी शक्ल में वो ख्वाब देखा था। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या आप अपने वालिद साहब का गाया हुआ कोई गज़ल, कोई गीत, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, या जिसका आपने सोचा कि इसको अगर मैं भी गा लूँ तो मैं कुछ वालिद साहब की पैरवी कर लूँगा, या उनकी साथ थोड़ी सी मुमासलत? नहीं, देखें उसमें तो ऐसा है कि मेरे वालिद साहब का 1984 में जब कैलकुलेशन हुई थी,
तो उनका जो कलेक्शन था, उन्होंने कई ज़बानों में गाया, गज़ल, फिल्म, सॉन्ग्स वगैरह सब। तो उस वक्त तक 54,000 का कलेक्शन था उनका। और जब उनका इंतकाल हुआ उस वक्त तक तो कहीं ज़्यादा होगा, उससे ज़ाहिर है। इतने बड़े कलेक्शन के बावजूद आज भी ये पोजीशन है कि मैं उनका कुछ सीडी कोई सुन रहा होता हूँ, गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ, तो सडनली हज़ारों बार सुना हुआ कोई गाना या गज़ल जो है, उसमें कोई एक चीज़ ऐसी क्लिक करती है कि मेरे ब्रेक्स लग जाते हैं वहाँ पे, और मैं रुकने के बाद उसको रिवाइंड करके सुनता हूँ। कुछ हर दफ़ा कुछ नया मिलता है उसमें। तो जहाँ तक बात है कि उनका कोई जो बहुत पसंद हो, तो हर चीज़ का एक अलग एंगल है, हर चीज़, हर उनका आइटम जो है उसमें एक अपनी उसकी इनफरादियत मौजूद है, जिसको मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये गज़ल मेरी फेवरेट है या ये थोड़ी सी है, या ऐसा नहीं है। हर आइटम का मिजाज, उसका मूड बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी एक बात जो मैंने कोशिश की, और मेरे वालिद साहब ने जिस तरह मुझे सिखाया, मेरे भाइयों में सबसे ज़्यादा वक्त मेरा वालिद साहब के साथ बहुत गुजरा है शो बिज़नेस के हवाले से। तो मेरी ट्रेनिंग इस तरह से हुई कि उनके साथ मैं शोज़ में जा रहा हूँ, कीबोर्ड बजा रहा हूँ और साथ में गा भी रहा हूँ। तो उसमें जहाज़ में मेरी ट्रेनिंग हो रही है, कार में जाते हुए ट्रेनिंग हो रही है, होटल्स में ट्रेनिंग हो रही है, मतलब इस तरह से कि हर लम्हा जो है मैं कुछ सीख ही रहा था उनसे। तो वो मुझे एक बात, ये मुझसे तो नहीं लेकिन लोगों से कहते थे कि मुझे इसकी ये बात अच्छी लगती है कि ये मुझे कॉपी नहीं करता, मेरी गायकी को गाता है लेकिन अपने अंदाज में, कि अपनी अब आवाज़ का टोन जो आप देखें, बहुत सारे मतलब वालिद साहब को चाहने वाले हैं और गाने वाले हैं, वो उनकी मोहब्बत इतनी होती है कि वो उस मोहब्बत के हवाले से अपने आप को उस रंग में ढालने की कोशिश करते हैं, आवाज़ भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, पान खा खा के आवाज़ मोटी कर लेते हैं, उठना बैठना उनका अंदाज, बात करने का सारा वो होता है। तो वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक आवाज़ है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये कोशिश की कि मैं गाऊँ वालिद साहब का, क्योंकि सारे रास्ते तो उन्हीं के दिखाए हुए हैं, लेकिन उसमें अपनी वेरिएशंस को सामने रखूं और अपनी आवाज़ का टोन जो है वो रखूं जो अल्लाह ने मुझे दी है। और इस बात को मेरे वालिद साहब जो है ना बहुत फ़ख्र से लोगों को कहते थे कि कामरान की ये बात अच्छी है कि ये मुझे कॉपी नहीं करता, ये काम मेरा ज़रूर मेरी गायकी को फॉलो करता है लेकिन अपने अंदाज में। तो उस हवाले से मुझे रास्ते तो बहुत मिले ज़िंदगी में उनके। आज भी जब भी मैं कुछ कंपोजिशन करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैंने कहा कि मेरी 8वीं एल्बम है और उसमें से ज़्यादातर मेरी जो एल्बम्स हैं वो मेरी अपनी कंपोजिशंस हैं। और इनफैक्ट मुझे इस बात का भी फ़ख्र है कि एक मेरी एल्बम ऐसी थी जिसमें मेरी कंपोजिशन मेरे वालिद साहब ने गाई। उस हवाले से सारा कुछ जो काम किया और सारा कुछ मैंने रास्ते देखे, वो रास्ते तो दिखाए हुए वालिद साहब के ही हैं, उनकी सारी गज़लों से ही, और उससे हमें नज़र आता है। लेकिन कोशिश ये ज़रूर होती है कुछ ऐसा करें कि इसको आगे लेके जाएं या इसको कुछ और मज़ीद इम्प्रूव करें। अब वरना जो मेरे वालिद साहब के डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन म्यूज़िक में है, वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच सकते, ज़ाहिर है उन्होंने तो कोई जगह छोड़ी नहीं है। तो लेकिन कोशिश है, और आप लोगों के तमाम सामीन की दुआएं इंशाल्लाह मेरे साथ होंगी तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करेंगे इंशाल्लाह। कोई एक दो लाइनें मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुस्कुरा कर कमाल करते थे, मुस्कुरा कर कमाल करते थे। मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुस्कुरा कर कमाल करते थे, मुस्कुरा कर कमाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे।
खुद देती थी ढील पहले, खुद देती थी ढील पहले, फिर खुद ही आंखों को लाल कर देती, खुद ही आंखों को लाल कर देती, मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुस्कुरा कर कमाल करते थे, मुस्कुरा कर कमाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे। आँख जब खोलते थे थम थम कर, आँख जब खोलते थे थम थम कर, आईना बाल बाल करते थे, आईना बाल बाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुस्कुरा कर कमाल करते थे, मुस्कुरा कर कमाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे। उसने जीना सिखा दिया था, हो उसने जीना सिखा दिया था मुझे, कैसे कैसे कमाल करते थे, कैसे कैसे कमाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुस्कुरा कर कमाल करते थे, मुस्कुरा कर कमाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे। मेरे होठों पे उंगलियां रख कर, मेरे होठों पे उंगलियां रख कर, हाय सामने मेरे गाल करते थे, सामने मेरे गाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुझसे दिल का सवाल करते थे, मुस्कुरा कर कमाल 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 करते थे।